तो अब मार्वल का फेज 4 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ एंड हो चुका है एंड नेक्स्ट ईयर फेज 5 की स्टार्टिंग होने वाली है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से। और जैसा कि हमें पता है इस मूवी में कैंग द कॉन्करर का बहुत मेजर रोल होने वाला है और सिर्फ यही नहीं बल्कि फेज 6 तक ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में हमें कैंग का मेजर इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यही अब एमसीयू का नेक्स्ट बिग थ्रेट है। पर क्या तुम जानते हो कि आखिर ये है कौन या क्यों मार्केट में इस कैरेक्टर की इतनी हाइप बनी हुई है, और टाइम ट्रैवल के अलावा इसके पास और कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिससे ये इतना बड़ा विलन बन चुका है मार्वल में। इनके साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो बिना स्किप करे वीडियो एंड तक देखो और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमिक्स में कैंग की स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें मल्टीवर्सल वेरिएंट्स और बहुत सारा टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है, पर मुझसे जितना भी पॉसिबल हुआ उतना मैंने इसकी स्टोरी को सिंपल रखा है। तो कैंग की कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर में, जहां ये 30th सेंचुरी का ह्यूमन होता है, पर इसकी सेंचुरी में इटर्नल पीस और प्रोग्रेशन के चलते सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई वॉर नहीं, कोई भी थ्रेट नहीं था। और क्योंकि ये एक एडवेंचरर था इसलिए इन सब चीजों से बोर होकर इसने अपने एंसेस्टर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू करी, जहाँ इसको अपने एंसेस्टर्स के रिलिक्स में से एक टाइम मशीन मिली। अब देखो कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम दोनों को ही कैंग द कॉन्करर का एंसेस्टर बताया गया है, पर थ्रू आउट द कॉमिक्स ये कंफ्यूजन चलती रहती है कि इसका एंसेस्टर आखिर है कौन। एंड ये कंफ्यूजन सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि खुद कैंग को भी होती है। एंड क्योंकि इसका असली नाम नेथेनियल रिचर्ड्स है इसलिए इसको रीड रिचर्ड्स से ज्यादा क्लोज माना जाता है। अभी यहाँ ये टाइम मशीन पर काम शुरू कर देता है एंड क्योंकि इसको टाइम में पीछे ट्रैवल करना था इसलिए इसने अपनी टाइम मशीन को एक स्फिंक्स जैसा बनाया। प्रोबेबली बिकॉज पहले के लोग बहुत सुपरस्टिशियस होते थे, वो किसी भी चीज को गॉडली फिगर मान लेते थे इसलिए। अब इस टाइम मशीन का यूज करके ये एंशिएंट इजिप्ट में चला जाता है एंड वहाँ के लोगों को बड़ी आसानी से ओवर पावर करके उन पे राज करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और यहाँ से वो अपना नाम रामा टुट रख लेता है। अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर इस स्टोरी में फैंटास्टिक फोर भी आ जाते हैं जो कि ऐसा मानते थे कि एंशिएंट लोगों के पास ब्लाइंडनेस का क्योर था, तो वो डॉक्टर डूम की टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में जाते हैं। पर यहाँ उनका सामना होता है रामाटुट से, जो अपने वेपन से उन्हें भी ओवरपावर कर लेता है एंड फैंटास्टिक फोर को अपना स्लेव बना लेता है। पर कैसे भी करके वो लोग वहाँ रामाटुट से जीत जाते हैं एंड रामाटुट एके कैंग वहाँ से एस्केप कर जाता है और वो अपने टाइम यानी कि 30th सेंचुरी में जाने की जगह पर 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है। पर इस जर्नी के बीच में वो अपने दूसरे एंसेस्टर यानी डॉक्टर वॉन डूम से भी मिलता है एंड ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उससे पहली बार मिल रहा हो। देन 40th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा बारबेरिक वॉर हो रहा था, प्लस यहाँ के लोगों के पास कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड वेपन्स थे, इतने एडवांस कि वो खुद भी उन वेपन्स का ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे। कैंग उन वेपन्स को स्टडी करता है, वहां से वो वेपन्स लेता है, डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड होकर अपना एक सूट बनाता है एंड निकल जाता है अलग अलग टाइमलाइंस को कॉन्कर करने के लिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं बता देता हूँ कि कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एमसीयू के फैंटास्टिक फोर में भी रामाटुट एज अ विलन अपीयर होगा, तो हो सकता है कि हमें इस कैरेक्टर की कॉमिक एक्यूरेट स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस मूवी में हमें एग्जैक्टली पता चले कि कैंग द कॉन्करर का मेन मोटिव क्या है एमसीयू में एंड आखिर एमसीयू में आकर वो करना क्या चाहता है। लाइक थैनोस, जिसका मोटिव था पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना ताकि यूनिवर्स में फिर से बैलेंस आ जाए। बाय द वे कॉमिक्स में इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर करना। अब एमसीयू में इसका मोटिव चाहे कुछ भी हो, पर कॉमिक्स में इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट में जाकर ये रूल करने लगता है। बट मार्वल यूनिवर्स में इसी टाइम पर एक और कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था एंड दैट वाज एपोकलिप्स, जिसको हमने एक्समेन की मूवीज में भी देखा है। तो कॉमिक्स में इनकी बहुत लंबे टाइम तक लड़ाई भी चलती रहती है एंड इसी बीच रामाटुट फैंटास्टिक फोर के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स से भी लड़ता है, जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में इसको रोकने गए थे। इवन एवेंजर्स की स्टोरी में खॉन्चू द मून गॉड भी होता है। जब रामाटुट एवेंजर्स को मार देता है तब खॉन्चू उन सबको फिर से रिवाइव करके उनका टीम अप करवाता है, लेकिन इसको हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पास बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसको इवन टोनी स्टार्क भी नहीं समझ पाता। देन इसने 20th सेंचुरी में जाकर प्रेजेंट टाइम एवेंजर्स को भी हराया हुआ है एंड लगभग इसने 20th सेंचुरी में अर्थ को भी कॉन्कर कर ही लिया था एंड एवेंजर्स को भी इसने अपनी स्पेसशिप में इम्प्रिजन कर लिया था। वो तो चांस की बात थी कि वहाँ रिक जोन्स अपनी टीम के साथ आया और उसने सभी एवेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया। और इसके अलावा भी इसने एक बार प्रेजेंट टाइम एवेंजर्स और फ्यूचर एवेंजर्स को भी आपस में लड़वा दिया था और वो इवेंट इतने बड़े लेवल पर हुआ था जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स जैसे कि डेयरडेविल, इलेक्ट्रो, डॉक ऑक, स्पाइडरमैन
ये सब लोग भी मिलकर इन एवेंजर्स को नहीं रोक पाए थे। इस इंसिडेंट के बाद कैंग एवेंजर्स के सभी मूव्स को काफी क्लोजली फॉलो करने लगता है एंड साथ साथ बहुत सारे रेल्म्स को कॉन्कर भी करता रहता है। पर बहुत सारे रेल्म्स कॉन्कर करते करते उसको एक रेल्म की प्रिंसेस पसंद आ जाती है एंड वो थी रेवाना रेनस्लेयर, जिसको हमने लोकी में भी देखा था। एंड उस सीजन में इसका रोल ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोकी सीजन 2 में हमें इसकी बैक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ उसकी आर्मी का कमांडर कैंग को बिट्रे कर देता है एंड उस पर अटैक करता है, पर वो शॉट कैंग की जगह रेवाना को लग जाता है एंड सेम डे रेवाना की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद थॉर से एक फाइट में जब कैंग वहाँ से एस्केप कर रहा होता है, तब थॉर उसकी स्पेसशिप पर म्योलनायर से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पेसशिप के अराउंड एक वॉर्टेक्स क्रिएट हो गया था एंड उसके थ्रू कैंग लिम्बो में पहुंच गया था। अब अगर लिम्बो तुम्हें नहीं पता तो ये एक ऐसी जगह है जो टाइम एंड स्पेस से आगे होती है एंड यहाँ टाइम स्पेस वैसे काम नहीं करता जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड में करता है। यहाँ पर एक कैसल और बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिन पर अलग अलग टाइमलाइन शो हो रही थी एंड कैंग को यहाँ पर एक स्केलेटन भी मिलता है और इस बॉडी के बारे में रिसर्च करते हुए उसे पता चलता है कि उस इंसान का नाम था ही हु रिमेन्स। अब अगर तुमने लोकी सीजन 1 देखा होगा तो तुम्हें यहाँ बहुत सारी रेफरेंसेस दिख रही होंगी, पर ये बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर उसको एक ऐसी टाइमलाइन दिखती है जहाँ रेवाना की जगह कैंग की डेथ होती है, पर यहाँ मजे की बात ये होती है कि इस पॉइंट तक कैंग को पता ही नहीं था कि टाइम ट्रैवल करने से नई नई टाइमलाइंस खुल रही हैं एंड उन सभी टाइमलाइन के कैंग्स उससे भी बड़े बड़े कांड कर रहे हैं एंड कैंग के ही एक वेरिएंट ने क्रोनोपोलिस भी बिल्ड करा था, जो कि कैंग का मेन किंगडम होता है एंड इसकी एक ग्लिम्स हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर में भी देख चुके हैं। प्लस इसके वेरिएंट्स ने एक और बहुत सही चीज करनी शुरू कर दी थी जो आई थिंक हमें एमसीयू में देखने के लिए मिल भी सकती है। जब भी किसी कैंग की डेथ होती थी तो वो फिर से रिबॉर्न हो जाता था। मतलब जब कैंग का एक वेरिएंट मरता था तो वो अपनी लाइफ की सारी मेमोरीज अपने पास्ट या फ्यूचर सेल्फ वेरिएंट को ट्रांसफर कर देता था। अब अपने इतने सारे वेरिएंट्स देखकर कैंग भी थोड़ा टेंस्ड हो गया था एंड उसको भी इन सब वेरिएंट से थ्रेट फील होने लगा था, इसलिए उसने अपनी खुद की काउंसिल बनाई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ कैंग्स एंड इस काउंसिल को बनाने का उसका प्राइम मोटिव बस यही था ताकि उसको एक चांस मिल जाए अपने सारे वेरिएंट्स को मारने का एंड ऐसा होता भी है। उसने अपने हर एक वेरिएंट को मार दिया था और जब वो अपने अलावा लास्ट कैंग को एवेंजर्स के साथ मिलकर मारने लगता है तभी वहाँ इमोर्टस आकर उसे रोक लेता है और उसे एक साइको ग्लोब देता है, ये बोलकर कि वो ग्लोब उसे लिम्बो का मास्टर बना देगा। पर असल में उस ग्लोब के अंदर कैंग के सभी वेरिएंट्स की मेमोरीज स्टोर्ड थी एंड इतनी सारी मेमोरीज एक साथ रिलिव करके कैंग अपनी मेंटल स्टेट खो देता है। इस पूरे सीक्वेंस में कैंग ने खुद को 2 पर्सनालिटीज में स्प्लिट कर लिया था एंड उसकी एक पर्सनालिटी अपने सभी एक्ट्स और अपनी पूरी जर्नी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। वो एवेंजर्स के साथ मिलकर अपने वेरिएंट्स को रोकने में मदद करता है एंड दूसरी पर्सनालिटी क्रोनोपोलिस को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से रेवाना भी मर जाती है क्योंकि इसने रेवाना को क्रोनोपोलिस की क्वीन बना दिया था एंड इसकी रेज में क्रोनोपोलिस के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। अब कैंग की इससे आगे की कहानी उसके ओरिजिन से उतनी रिलेटेड नहीं रहती क्योंकि अब उसके कुछ अलग एडवेंचर शुरू हो जाते हैं। पर यहाँ एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी कैंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली एमसीयू में, और ये कैरेक्टर है इमोर्टस। तो इमोर्टस कैंग का ही फ्यूचर सेल्फ होता है एंड कैंग में जितनी भी गुड डीड्स होती हैं वो बस इमोर्टस में ही दिखती हैं। अदरवाइज इसका हर एक वेरिएंट ज्यादातर इविल ही होता है। जब कैंग का वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तब वो फिर से रामाटुट बन के एंशिएंट इजिप्ट में रूल करने चला जाता है एंड टाइम को और ज्यादा स्टडी करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो टाइम कीपर से मिलता है जो कॉमिक्स में एक्चुअल बीइंग्स होते हैं, ना कि सिंपल से रोबोट्स जो हमने लोकी में देखे थे। ये टाइम कीपर्स उसे सेक्रेट टाइमलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एंड आगे चल के ये बहुत ज्यादा वाइज बन जाता है, एंटी वायलेंट हो जाता है और फालतू की कॉन्करिंग बंद कर देता है और तब ये बनता है इमोर्टस। अब इमोर्टस का फेट था लिम्बो का मास्टर बनना एंड इवेंचुअली वो टाइमलाइंस का कंट्रोलर भी बन ही गया था। वो अपनी टाइमलाइन को आइसोलेट कर लेता है एंड उसकी सेक्रेट टाइमलाइन में जितने भी आउटब्रेक्स होते थे उन सभी आउटब्रेक्स को वो प्रून करता था एंड इसके और ज्यादा वेरिएंट्स ना बन पाए इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमोर्टस की ही थी। सिमिलरली इसकी कुछ वैसी ही ड्यूटीज थी जैसे कि लोकी में TVA की होती है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि लोकी में हमने जिस वेरिएंट को देखा था वो इमोर्टस ही होगा क्योंकि उसका कैरेक्टर इसके कैरेक्टर से काफी ज्यादा सिमिलर है, बट आई थिंक कि वो एक्चुअल ही हु रिमेन्स था एंड क्योंकि उसको उसके कैसल में ही मार दिया गया था तो आगे चल के हमें उसका भी स्केलेटन देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बाद अपने MCU का प्राइम कैंग इमोर्टस बनेगा। एंड ये भी हो सकता है कि लोकी के टाइम कीपर्स फेक होंगे एंड हमें आगे चल के असली टाइम कीपर्स देखने के लिए मिले जो कैंग के ही एक वेरिएंट को इमोर्टस बनाएंगे। अब MCU इसकी पूरी स्टोरी को ऑल्टर करेगा या नहीं करेगा ये तो हमें आगे आने वाली मूवीज में ही पता
चल पाएगा, लाइक एंटमैन 3, फैंटास्टिक 4 या एवेंजर्स 5। अब बात आती है इस कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स की, पर उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि मैं ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू देता रहता हूँ। एंड आई डोंट थिंक ज्यादा लोग ये जानते होंगे कि कैंग ने ब्लैक बोल्ट के बेटे अहूरा बोल्टेगन को अपने अंडर रेस किया था। एक इवेंट में जब स्कैटर्ड इनह्यूमंस मिलते हैं तब उन सभी में से सिर्फ अहूरा मिसिंग होता है एंड ये टेलीपोर्ट होकर कैंग द कॉन्करर के फोर्ट्रेस में चला जाता है, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट कैंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो अहूरा को वापस उसकी टाइम स्ट्रीम में ले आए, क्योंकि ऐसा करने से जितने भी इंकर्जन्स हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे एंड पूरा मल्टीवर्स बच जाएगा। और कैंग ऐसा करता भी है, पर एक शर्त के साथ कि उसके बाद अहूरा हमेशा के लिए कैंग का हो जाएगा एंड उसी की शैडो के अंडर ग्रो करेगा। और तुमको जानकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि इस स्टोरी में आगे अहूरा ही इवेंचुअली एक कॉन्करर का टाइटल ले लेता है, जिसके बाद अहूरा बनता है कैंग द कॉन्करर। एंड एक बार कैंग ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ या पावर प्रूव करने के लिए वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी इवेंट में कैंग अपने बेटे मार्कस AKA स्कारलेट सेंचुरियन के साथ अर्थ को इन्वेड कर देता है एंड जब एवेंजर्स मार्कस को बहुत बुरी तरह हरा देते हैं तब कैंग सिर्फ उनको अपनी पावर का हिंट देता है। वॉशिंगटन की एक बिल्डिंग को सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करके वो अपनी स्पेसशिप से अटैक करवाता है एंड क्योंकि उसे बस अपनी स्ट्रेंथ शो करनी थी, इसलिए उसने किसी को भी इंजर्ड नहीं करा, बल्कि वहां के सिटीजन्स को पहले ही अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करके बस एवेंजर्स को डराया था। लेकिन आगे चलकर उसने गवर्नमेंट्स तक को हिला दिया था एंड वॉशिंगटन डीसी को ऑलमोस्ट पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसकी इविलनेस हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी वाले रन में देखने को मिलती है, क्योंकि उस इवेंट में कैंग ने अपने बेटे यानी मार्कस को अपने हाथों से मार दिया था। जब कैंग एवेंजर से हार रहा होता है तब मार्कस कैंग को रेस्क्यू कर लेता है, जिसकी वजह से कैंग की ईगो हर्ट हो जाती है एंड वो मार्कस को वार्निंग दे देता है कि अगली बार वो उसकी मदद ना करे। और जब कैंग को ये पता चलता है कि मार्कस कैरल डैनवर्स को लाइक करता है तब कैंग उसे मार देता है, क्योंकि कैंग खुद भी कैरल डैनवर्स से प्यार करने लग गया था। इसके अलावा कैंग ने कुछ टाइम के लिए रियलिटी स्टोन भी अपने पास रखा था एंड वो उसका प्रोटेक्टर था, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर्प्स के इवेंट में रेक्विएम नाम का विलन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके यूनिवर्स की पॉपुलेशन हाफ करना चाहता था, पर वो ऐसा करता हर दो कैरेक्टर्स को आपस में मर्ज करके। एंड इस चीज से लोकी इफेक्ट नहीं हुआ था, तो उसने आगे चल के इन्फिनिटी वॉच नाम की एक टीम बनाई जिसमें कुछ मर्ज्ड कैरेक्टर्स थे एंड उनमें से एक था कमाला कैंग, जो कि कमाला खान और कैंग के मर्ज होने से बना था या बनी थी। इसके बाद इस टीम में हल्क, एंटमैन और एमा फ्रॉस्ट भी होती है एंड एक एक इन्फिनिटी स्टोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कैरेक्टर के पास आती है, जिसमें से कैंग के पास रियलिटी स्टोन आता है एंड वो इसका प्रोटेक्टर बनता है। अब देखो, एंड गेम में तुम रोडी के इन्फेंट थैनोस को मारने वाले प्लान से एग्री हुए थे या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वहाँ कैंग होता तो वो इस प्लान से जरूर एग्री कर जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा ट्राई कर चुका है कॉमिक्स में। एंड कॉमिक्स में उसने सभी एवेंजर्स के इन्फेंट वर्जन्स को मारने का ट्राई किया था। वो अपने वेरिएंट्स के साथ टीम अप करके सभी बेबी एवेंजर्स को मारने वाला होता है, पर कैंग का ही फ्यूचर सेल्फ उन सबको वहाँ पर आकर रोक लेता है। एंड कॉमिक्स में कैंग ने स्कारलेट विच, मैंटिस और अगाथा हार्कनेस को भी किडनैप करके अपने फोर्ट में रख लिया था, क्योंकि रेवोना के मरने के बाद उसे एक पार्टनर चाहिए था, पर इस बार वो इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अपना पार्टनर चूज करना चाहता था। एंड क्योंकि उन तीनों कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर सेलेस्टियल मैडोना बनती, इसलिए उसने उन तीनों को किडनैप कर लिया और ये ट्रैक करना शुरू कर दिया कि सेलेस्टियल मैडोना आखिर कौन बनेगी। एक्चुअली मैंटिस सेलेस्टियल मैडोना बनती है, पर कैंग तब भी उससे शादी नहीं कर पाता, क्योंकि फैंटास्टिक फोर उसे रोक लेते हैं एंड इसी फाइट में मैंटिस भी अपनी सेलेस्टियल पावर्स खो देती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमिक्स में कैंग ने अपनी खुद की एवेंजर्स टीम भी बना रखी है। कॉमिक्स में एवेंजर्स मेक स्ट्राइक नाम का एक इवेंट होता है, जिसमें ब्लैक पैंथर जब अपनी पावर्स ऑफ इटर्निटी के साथ कैंग पर अटैक करता है तब कैंग अपनी इस सरप्राइज टीम को रिवील करता है एंड ये होती है इविल एवेंजर्स की टीम, जो ऑलरेडी अपने थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स का मर्डर कर चुके थे एंड अब वो मेन टाइमलाइन के एवेंजर्स से लड़ने के लिए आ रहे थे। इस टीम में स्पाइडरमैन यानी स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, डेड आयरन मैन विद हिज सूट एंड एक्सपोज्ड ब्रेन होता है, मल्टीपल फेसेस वाला हल्क होता है और थॉर होता है जो एनिमल और प्लांट का हाइब्रिड था एंड उसके लेफ्ट हैंड की जगह म्योलनायर था। वेल, ये था कैंग द कॉन्करर का कॉमिक ओरिजिन एंड उसके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। तुम्हें ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा जानते हो इस कैरेक्टर के बारे में तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर दो। एंड समहाउ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कब करोगे? फटाफट सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि एंटमैन 3 रिलीज होने से पहले तुम्हें इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने हैं। अब मुझे नहीं पता तुम लोग ये कैसे करोगे, बस करवा देना। और क्या तुम जानते हो कि एंटमैन 3 में स्कॉट लैंग मर जाएगा? क्या होगा उसकी डेथ का रीजन? ये ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके पता करो, और एंटमैन 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। अभी मैं चलता हूँ अगली स्क्रिप्ट लिखने। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
video. Till the time, try being a super fan.